नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। अभी तक जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब अपन आज आगे बात करेंगे अपने नए टॉपिक वैदिक काल की। अब वैदिक काल नाम आते ही अपने दिमाग में क्या चीज आ रही है कि कुछ न कुछ वेदों से रिलेटेड बात जरूर की गई होगी इसमें। अब इन वेदों से अपने को क्या जानकारी मिली या सिंधु सभ्यता में क्या था और वैदिक काल आते आते इन वेदों से अपने को कौन सी चीजें अलग मिलने शुरू हो गई थी, तो वो सारी चीज अपन इस वैदिक काल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वैदिक काल अपना। वैदिक काल शुरू करते ही सबसे पहली चीज जो अपने सामने आएगी वो क्या है कि यहाँ आते आते जो अभी तक हिंदू सभ्यता की सबसे बड़ी जो एक ड्रॉबैक रहा है, उसकी जो कमी रही अपने सामने, वो क्या थी कि सिंधु सभ्यता के अंदर अपन देखते हैं कि इसकी जो लिपि है वो नहीं पढ़ी जा सकी। लिपि क्या थी? पढ़ी नहीं जा सकी। जबकि वैदिक सभ्यता में क्या हुआ या वैदिक काल के अंदर क्या आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैदिक काल में आता है वो क्या है कि इसकी जो लिपि है इसको पढ़ा जा सकता है। लिपि पढ़ी जा सके। अब लिपि जब पढ़ी जा सकेगी तो कुछ लिखा जाएगा, तभी पढ़ी गई। अब उन लिखी गई रचनाओं को किस प्रकार संकलन किया गया है, उन्हें किस प्रकार इकट्ठा किया गया, तो वो चीज आती है सामने। तो इन सभी रचनाओं को, जो रचनाएं की गई, उन्हें किस नाम से या किस प्रकार संकलन किया गया, तो अपन उनको कहते हैं वेद। उन्हें किस नाम से जानते हैं? वेद के नाम से। कि भाई इस वक्त आते आते वेदों की रचना की गई थी। और वेद जो हैं वो किस प्रकार अपने जानकारी के स्रोत या साक्ष्य के रूप में सामने आते हैं, वो चीज देखेंगे अपन। तो वेद जो लिखे गए, इसी वजह से इस पूरे कालखंड को क्या नाम दे दिया गया? वैदिक कालखंड दे दिया गया। अभी तक का जो इतिहास अपन ने पढ़ा था वो था 1500 ईसा पूर्व का। 1500 ईसा पूर्व तक का इतिहास अपन ने पढ़ लिया था सारा। अब उसके बाद की बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है। अब 1500 ईसा पूर्व आता है तो उस वक्त जो सिंधु सभ्यता है उसका अंत हो जाता है। अब अंत किस प्रकार होता है, ये चीज अपन ने वहां देखी थी कि एक तो अपन ने देखा कि सिंधु सभ्यता के अंत में क्या चीज थी। इसको जिम्मेदार बताया अपन ने आर्य को। इसको जिम्मेदार बताया कि आर्य का आक्रमण होता है। और उसके अलावा जलवायु परिवर्तन और महामारियां, इन वजह से भी सिंधु सभ्यता का अंत हुआ था। अब अपने सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई वो क्या आई वहां से? एक आर्य। एक नया शब्द जो अपने को आया सामने वो क्या था? आर्य आया। कि आर्य कौन थे, ये कहां से आए थे। अब आर्य जो है उनके बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिली? यही चीज अपने यहाँ से देखने को मिलेगी कि जो वेद हैं, इन वेदों में ही सबसे पहले आर्यों का उल्लेख मिलता है। इन वैदिक रचनाओं के अंदर आर्यों ने अपने आप का गुणगान किया था। और गुणगान करते करते आर्य अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। क्या बताने लगे थे? श्रेष्ठ और उत्तम। कि जो है वो हम ही है, हमारे सिवाय कोई दूसरा हमारे जैसा न तो है न हो सकता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जो माना, इस वजह से इन्होंने अपने आप को क्या मान लिया? आर्य। और इन्होंने कहा कि जो वेद है वो हमारे द्वारा लिखे गए हैं। और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा, उन्हें कहा गया कि ये लोग कैसे हैं? असभ्य हैं। कैसे हैं ये लोग? असभ्य हैं। इन्हें दास भी कहा गया, दस्यु कहा गया, राक्षस जिसे अपन कहते हैं। अब ये चीज इन्होंने ऐसी क्यों बोली या ऐसा क्यों कहा कि ये दास है या असभ्य लोग हैं? इस वजह से इन्होंने क्या किया कि वेदों के अंदर जो इन्होंने चीजें लिखी कि भाई वेद के जो मंत्र हैं, वेदों में क्या है, यज्ञ करने की तरीके बताए गए थे। यज्ञ किस प्रकार किया जा सकता है, देवताओं को किस प्रकार खुश किया जा सकता है, देवताओं का आह्वान है वो किस प्रकार होता है। ये सब जो चीजें हैं वो कौन बता रहा था? वेद बता रहे थे। कौन बता रहे थे? वेद बता रहे थे। ये सब की सब चीजें कि मंत्र, यज्ञ, देवता, ये चीज कौन बता रहे? वेद बता रहे। अब जो दूसरी लोग थे, जो उनसे पहले की सभ्यता के लोग थे, उन्हें इन्होंने किस नाम से जाना? असभ्य। कारण क्या था?
कि ये लोग जो हैं वो इनका पालन नहीं करते थे। ये सब क्या है, असभ्य लोग इनका पालन नहीं करते हैं, तो इन्हें क्या कहा दिया गया, असभ्य कहा गया, और इनके ऊपर आक्रमण किया गया कि जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम आपको खत्म कर देंगे। तो इन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण जैसे ही किया, आक्रमण के लिए नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, कोई तो लीडर होगा तभी पीछे लोग साथ चलेंगे। तो इन्होंने अपना जो आक्रमणकर्ता नेतृत्व दिया वो था इंद्र को। किसको दिया, इंद्र को। कैसे कि जब अपन सिंधु सभ्यता के अंत का बात करते हैं कि कैसे हुई, तो बोला था आर्य आक्रमण हुआ, तो वहां एक चीज आती है पुरंदर। क्या आई थी वहां पर, पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है कि जो दुर्गों को खत्म करता है, दुर्ग को नष्ट करने वाला, उसे किस नाम से जाना गया था, पुरंदर के नाम से। और पुरंदर का जो पर्याय है वो किस नाम से है, इंद्र के नाम से। और ऋग्वेद के अंदर जो सबसे ज्यादा उल्लेख जिस देवता का आता है वो कौन आता है, इंद्र का आता है। तो यहाँ आते आते एक चीज अपने सामने आ गई कि आर्य आक्रमण के कारण ऐसा माना गया कि सिंधु सभ्यता का अंत होता है, लेकिन बाद के अंदर पुरातात्विक साक्ष्यों के अभाव के कारण इसको खंडन कर दिया गया कि ये चीजें जो गलत है। अब अपने सामने अपन बात कर रहे थे वेदों की, कि वेद है वो किस प्रकार है। अभी लिपि आ गई अपने सामने, कि लिपि के कारण ये चीज अपन देखते हैं कि वैदिक जो ऋग्वेद है उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लिपि आई, लिपि आते ही अपन ने क्या रचना कर ली, साहित्य रचना करी। लिपि आते ही सबसे पहली चीज क्या हुई अपने साथ, साहित्य रचना हुई। और इन साहित्य में अपन ने वेद लिखे। क्या लिखे थे, वेद लिखे। वेद 4 होते हैं, ये सबको पता है। वेद कितने हैं, 4 है। अब 4 वेद है, इन वेदों के आधार पर अलग अलग कालखंड है वो निर्धारित कर लिया गया। कैसे, तो सबसे पहली जो चीज आती है, सबसे पहला जो वेद लिखा गया, प्राचीनतम जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। वो कौन सा है, ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद के कारण इस कालखंड को जब ऋग्वेद की रचना की गई, उसे किस नाम से जाना गया, ऋग्वेदिक काल। उसे किस नाम से जाना गया, ऋग्वेदिक काल। अब इस ऋग्वेदिक काल का जो समय निर्धारण है वो कितना है। अभी तक 1500 ईसा पूर्व तक का तो पढ़ लिया था अपन ने, 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता रही। अब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को किस नाम से जाना गया, ऋग्वेद के नाम से जाना गया था, ऋग्वेद काल। अब इसके बाद का जो कालखंड है, ऋग्वेद रचना हुई। अब ऋग्वेद के बाद की जो रचनाएं हुई वो कौन कौन सी होती है, तो ऋग्वेद के बाद की रचनाओं में सबसे पहले आता है यजुर्वेद। उसके बाद अगला है सामवेद, और फिर है अथर्ववेद। इन तीनों वेद जो है उन्हें कहा गया संहिता। उन्हें किस नाम से जानते हैं, संहिता के नाम से। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो ये 3 वेद थे, इन्हें कहा गया वेद त्रयी। इन्हें किस नाम से जानते हैं, वेद त्रयी। जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब यजुर्वेद से लेकर अथर्ववेद का काल है, 3-4 वेद ये हो गए। अब इस 4 वेदों के बाद ये सब के सब लिखे गए संस्कृत के अंदर, क्लासिक संस्कृत जो है उसके अंदर लिखे गए थे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आई कि लोगों को समझ में नहीं आते थे, मंत्र लिखे गए, स्तुतियां लिखी गई। अब इसको सरल भाषा में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे शिक्षा दी जाए, लोगों के लिए किस प्रकार इनको सरल किया जा सकता है। तो अब वेदों, संहिता के बाद की जो रचना आती है, जो सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश की गई, वो आती है ब्राह्मण ग्रंथों में। वो किसमें आती है, ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या हुआ था कि मंत्र कौन पढ़ता है, ब्राह्मण पढ़ते थे। यज्ञ कौन करवाता है, ब्राह्मण करवाते हैं। तो अब इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर क्या हुआ कि जो वेद है, इन वेदों की सरल व्याख्या, या अपन कह सकते हैं कि गद्य के अंदर मंत्र और स्तुति तो सब पद्य में लिखी जा रही थी, तो यहाँ क्या कर दिया गया कि गद्य के अंदर गाथा रूप में, गाथा का मतलब होता है कहानी, कि किस प्रकार कहानी के माध्यम से सरल भाषा के अंदर कोई चीज समझानी हो, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने एक यहाँ पर आते आते एक नई चीज लिखी, उसे किस नाम से जाना गया, ब्राह्मण के नाम से जाना गया। ब्राह्मण क्या थे कि गद्य के अंदर गाथाओं को लिखा गया था। अब ब्राह्मण के बाद जो चीज है वो क्या आ रही है, ब्राह्मण तो अभी पढ़ लिया, ब्राह्मणों के द्वारा जो गाथा रूप में गद्य लिखे गए उन्हें कहा गया। अब उसके बाद का जो अगला आता है वो है आरण्यक। वो क्या है, आरण्यक।
जंगल का एक पर्यायवाची होता है अरण्य, होता कि नहीं होता है? तो आरण्यक जो है वो क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, अंतिम अध्याय जो है, ब्राह्मणों ग्रंथों का अंतिम अध्याय, उसे किस नाम से जाना जाता है? आरण्यक के नाम से जाना जाता है। ये क्या होते हैं कि जंगल के अंदर, कहां पर जाके? जंगल के अंदर एकांत में इनकी दार्शनिक व्याख्या करनी। क्या करनी है? इनकी दार्शनिक व्याख्या करनी है। ये सब चीजें किसके अंदर लिखी गई? आरण्यक के अंदर लिखी गई। अब आरण्यक भी लिख लिया अपन ने, संस्कृत के अंदर चल रही है अभी भी बातें सारी। अब आरण्यक के बाद क्या होता है, यहाँ आते आते एक चीज नई सीख लेते हैं, एकांत के अंदर दार्शनिक व्याख्या करनी शुरू कर दी ब्राह्मणों ने। अब दर्शन किसको समझ में आता है तुरंत? किसी को समझ में आसानी से आ नहीं सकता है। तो इन्होंने कहा चलो आओ पास बैठाते हैं, आप पास बैठा के समझाएंगे, लोग धीरे धीरे चीजें किस प्रकार समझ सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद एक और नई रचनाएं आती है आरण्यक के बाद, उसे कहा गया उपनिषद। उसे किस नाम से जाना गया? उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है कि पास में बैठ के किसी को कोई चीज समझानी है, तो अपन उसे किस नाम से जानेंगे? उपनिषद के अंदर। अब आरण्यक के जो थे वहां चीज क्या आ रही थी कि दार्शनिक व्याख्या करनी है। अब दर्शन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? आत्मा। कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है या नहीं होता है, जीव और जगत है वो किस प्रकार संसार में विद्यमान है, कि चलता है या संसार नहीं चलता है। तो ये जो चीजें आ रही थी वो सब उपनिषदों के अंदर आने शुरू हो गई। उपनिषदों का जो मूल विषय होता है, उपनिषदों का मूल विषय जो है वो क्या है? आत्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ आते आते ये चीजें अपने सामने उपनिषदों के अंदर आनी शुरू हो गई। अब वेद भी लिख लिए, ब्राह्मण भी हो गए, आरण्यक भी हो गए और उपनिषद भी हो गए। ये सारी संस्कृत के अंदर लंबे चौड़े किताबों के अंदर गद्य और पद्य में लिखी गई थी। अब ये चीजें भी लोगों को धीरे धीरे बोझिल लगने लगी कि ऐसा तो किस प्रकार पढ़े और समझे। तो जब कोई चीज लंबी और चौड़ी हो जाती है तो उसको अपन छोटा करने की कोशिश करते हैं कि उसको संक्षिप्त रूप में या सारांश अपन उसको किस प्रकार ला सकते हैं सामने। अब इन सब का एक सारांश निकालने की कोशिश की गई और वो था सूत्र साहित्य। वो क्या है? सूत्र साहित्य। इन सभी वेदों का, ब्राह्मणों का, आरण्यक के जो है, उपनिषद है, इनको एक संक्षिप्त रूप में लेके सामने आए, वो था सूत्र साहित्य। तो वेद तीन वाले, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इस कालखंड को जब ये रचनाएं लिखी गई उस पूरे कालखंड को नाम दिया गया उत्तर वैदिक काल। इस पूरे कालखंड को क्या नाम दे दिया गया? उत्तर वैदिक काल। क्या नाम दिया गया इसको? पूरा उत्तर वैदिक काल। अब ये उत्तर वैदिक काल कब से लेकर कब तक रहा? अभी तक अपन देख चुके हैं 1000 ईसा पूर्व तक का काल। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है वो किस नाम से जाना गया? उत्तर वैदिक कालखंड के नाम से जाना गया। अभी जो चीज अपन ने देखी है वो क्या है? वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो एक तो था अपना ऋग्वैदिक काल, जिसके अंदर कौन किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई। कब से लेकर कब तक? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद का अगला जो कालखंड है वो क्या है? उत्तर वैदिक कालखंड है। कब से लेकर कब तक? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी रचनाएं किस क्रम में हुई? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में आ चुकी है कि जो आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है और सूत्र साहित्य है, इनका कालखंड या क्रम कैसे लिखा गया, या इनका लिखने का क्रम क्या था, पहले कौन सी लिखी गई और बाद में कौन सी लिखी गई। तो सबसे पहले वेद जो 3 बचे हुए थे वो लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद आरण्यक के जो वो लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए और उपनिषदों के बाद लास्ट में क्या आता है? सूत्र साहित्य आते हैं। तो यहाँ तक तो था अपना कालखंड के जो वैदिक काल है उसका निर्धारण किस प्रकार किया गया था। अब इन साहित्य के माध्यम से अपन किसी चीज की पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन कहीं गए, जो साहित्य है वो किस प्रकार अपनी जानकारी के लिए मददगार हो सकते हैं, ये चीज अपन देख चुके हैं अभी। कि अपन लास्ट में जो पढ़ा था कि वैदिक साहित्य है वो किस प्रकार जानकारी दे रहा था, उसका कालखंड निर्धारित कर लिया था। तो जब
वैदिक काल के अंदर जो भाषा लिखी गई या जो लिपि पढ़ी जा सकी, वैदिक काल की जो लिपि पढ़ी, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में यही सबसे बड़ा फर्क आता है अपने सामने। तो जैसे ही वैदिक काल की जो रचनाओं में अपने सामने आर्यों का बार बार उल्लेख आता है, किसका उल्लेख आता है? आर्यों का। अब इन आर्यों की पहचान है वो कैसे की जाए? आर्यों की पहचान कैसे की जाए? मान लो अपन किसी दूसरे राज्य में जाएं तो अपनी पहचान कैसे हो सकती है? या अपने राज्य में कोई बाहर का नागरिक आए तो अपन उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो पहचान करने के कौन कौन से तरीके अपने सामने आते हैं, आप उसको सोचें कि किसी व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो क्या है? कि उसकी भाषा। क्या है? उसकी भाषा। भाषा के आधार पर अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई वो नागरिक या जो व्यक्ति है वो कहाँ का रहने वाला है। उसके बाद उसका साहित्य। उस साहित्य के आधार पर उसकी पहचान कर सकते हैं अपन। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो उसकी संस्कृति, कि उसकी संस्कृति में क्या क्या सम्मिलित है, जैसे उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा। ये सब तरीके क्या हैं? उसकी पहचान करने के तरीके ही तो हैं कि आसानी से अपन उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके रहने के तरीके में क्या क्या है कि भाई वो किस प्रकार रहता है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो वो यूज करता है। जैसे सबसे ज्यादा अपन किसी की पहचान करते हैं तो वो किस आधार पर की जा रही है? मृद भांडों के आधार पर की जाती है। या उसके उस वक्त ये चीजें जो विलासिता की चीजें हैं, उनके आधार पर आसानी से पहचान कर सकते हैं अपन। जैसे सिंधु सभ्यता भी अब पढ़ी थी, तो सिंधु सभ्यता में भी ये चीजें देखी अपन ने कि वहां पर कौन कौन सी चीजें सामने थी, कि मृदभांड प्राप्त हुए, मुहर जो है वो प्राप्त होती है। और क्या क्या चीज वहां से थी? तो अपन ने कहा मृदभांड है, मुहर है, स्थापत्य कला में मूर्तियां। तो ये सब चीजें जो है वो क्या कहलाती है? दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं इतिहास के अंदर, एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक। तो दो प्रकार के साक्ष्य हैं अपने सामने किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए, पुरातात्विक और साहित्यिक। कौन कौन से है? पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। तो ये सब चीजें जो वो किस में आती है? पुरातात्विक में आती है। जबकि साहित्य के अंदर जो लिपि या रचनाएं जो की गई वो सारी किसके अंदर आ रही है? साहित्यिक स्रोतों में आती है। अब जो अपन वैदिक काल की बात कर रहे थे कि वैदिक कालखंड के अंदर अपने को कौन कौन से साक्ष्य हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो वैदिक काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य अपने को, तो वैदिक काल को दो खंडों में पढ़ा अपन ने। एक तो था ऋग्वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। अब जो बात करते हैं ऋग्वैदिक की, ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से अपने को पुरातात्विक साक्ष्य है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो जब बात ऋग्वैदिक की करें तो जब ऋग्वेद के अंदर जो मृदभांड प्राप्त हुए, जो मृदभांड की संस्कृति थी या जो मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन है वो कैसे थे? तो सबसे पहली चीज ऋग्वेद के अंदर जो बर्तन है वो थे ब्लैक एंड रेड। कैसे है? ब्लैक एंड रेड पॉटरी, कि काले और लाल, काले और लाल रंग के। शुरुआती जो जस्ट जैसे ही सिंधु सभ्यता का अंत हुआ उसके बाद के जो बर्तन थे वो सारे कैसे थे? ब्लैक और
रेड थे। और ब्लैक एंड रेड का मतलब है कि भाई उसके जो मिट्टी है उसके ऊपर काले रंग के काला रंग किया गया, और मिट्टी है वो कैसे रंग की बर्तन बनाए गए, लाल रंग के बनाए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ऋग्वेद काल आगे बढ़ता गया, उसका विकास होता गया, तो उसमें कौन से मृद भांडों में बदलाव आने लगा, या उसकी जो आकृति है उसके उस चित्र जो है वो किस प्रकार हुए। तो उसके बाद का जो अगला आता है वो आता है ओसीपी। ओसीपी के अंदर क्या है कि ऑक्रे कलर्ड पॉटरी जिसके नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं गैरुवर्णी मृदभांड। गैरुवर्णी मृदभांड। तो ये दो प्रकार के मृदभांड वहां से, कि अब जो कलर है मृदभांडों का वो कैसा होने लग गया, गेरुए रंग का होने लग गया था। अब ऋग्वेद काल है, उसके बाद में धीरे धीरे और इसमें मृदभांडों के अंदर परिवर्तन होना चलता रहा, कि और उसके ऊपर किस प्रकार के चित्र बनने शुरू हुए, या फिर उनकी जो डिजाइन है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है। अभी तक दो प्रकार के थे, ब्लैक एंड रेड, और दूसरा था ओसीपी। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है पीजीडब्ल्यू। उत्तर वैदिक काल आते आते पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू का मतलब होता है कि पेंटेड, चित्रित धूसर मृदभांड। अब उसके ऊपर चित्र है वो धूसर कलर के होने लगे, या जिसे कहते हैं काले रंग का, उस प्रकार के चित्र यहाँ से बने। अब उत्तर वैदिक काल के अंत आते आते, लास्ट में 600 ईसा पूर्व आते आते, या महाजनपद काल जो है वहां आते आते, इनका जो पॉटरी है वो बन जाएगी आपकी एनबीपीडब्ल्यू। एनबीपीडब्ल्यू का मतलब है कि उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। कैसे है, उत्तरी काले, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। ये जो चित्रित बर्तन थे मृद भांडों के, उसके ऊपर अब चमकीले कलर से या काली जो चित्रांकन है रेखाओं का, वो किया जाने लग गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिंधु सभ्यता है और वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, इन तीनों की जो मृद भांडों की संस्कृति है, इससे यूजीसी नेट के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर हर बार एक सवाल पूछा जाता है। वैदिक काल से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, या जो हर बार जहां से आरबीसी प्रश्न पूछे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो तीन चीजें हैं, एक तो है कि उसकी मृदभांड संस्कृति क्या है, मृदभांड कहाँ से और कैसे प्राप्त होते हैं। दूसरा भी अपन पढ़ेंगे उसका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, यहाँ से हर बार सवाल है वो पूछा गया है कि किस प्रकार भौगोलिक विस्तार के अंदर नदियां जो है इंपॉर्टेंट है वहां का, उस नदियों के पुराने प्राचीन नाम क्या थे, वहां से हर बार सवाल आता है परीक्षा के अंदर। तो ये जो चार प्रकार की मृदभांड प्राप्त अपने को हुए थे, दो तो थे वैदिक काल के अंदर, ऋग्वेदिक काल में, और दो थे उत्तर वैदिक काल के अंदर। अब उसके अलावा जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर क्या प्राप्त हो रहा था, तो अभी तक तो सिंधु सभ्यता में अपन पढ़ते आ रहे थे वो क्या थी, कांस्य युगीन। अब कांस्य के साथ साथ आगे आते आते ऋग्वेद काल के अंदर यहाँ से अपने को ताम्र ताम्र सभ्यता या ताम्रवर्णी भंडार जो है, संचय, वो प्राप्त होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कि ताम्र तलवारें जो है या औजार जो है वो तांबे की भी खूब सारी मात्रा में अपने को प्राप्त हुए थे। अभी तक जो लोहा है उसके बारे में पुख्ता जानकारी वैदिक काल के अंदर अपने को प्राप्त नहीं होती है, ऋग्वेदिक काल के अंदर। अब अथर्ववेद आते आते, उत्तर वैदिक काल आते आते, लोहे के भी प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, और खूब सारी मात्रा में लोहा मिलता है, जिसका उपयोग शुरुआत के अंदर केवल और केवल जो युद्ध वगैरह हो रहे थे उन युद्धों में औजार के रूप में लोहे के प्रयोग किया जा रहा था। तो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ आते आते लोहे का भी प्रयोग शुरू हो चुका था। लोहे का प्रयोग शुरू, और लोहे का जो प्राचीनतम प्रमाण अपने को प्राप्त होता है वो था यूपी के अंदर। कहां से है, यूपी के अंतरंजी के खेड़ा से। अथर्ववेद के अंदर लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो ऋग्वेद के अंदर आया है। तो ये वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य है, जिसके आधार पर
अपन इनकी बात कर सकते हैं कि ऋग्वेद काल है वो किस प्रकार जो वैदिक काल है वो रहा था। अब जो अगली चीज अपने आती है वो है भौगोलिक विस्तार, कि आर्यों का विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक रहा। तो बात करते हैं वैदिक काल के विस्तार की। वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, ये आर्य है वो कहां से लेकर कहां तक फैले हुए थे। जो प्राचीनतम भारत है, आर्य सिंधु सभ्यता देखी थी अपन ने। सिंधु सभ्यता जो है वो भारत के अधिकांश जो हिस्सा भारत का आज का है उसके इस तरफ पश्चिम में थी। सारी की सारी जो उस वक्त सिंधु सभ्यता के प्राचीनतम जितने भी पुरातात्विक अवशेष अपने को प्राप्त हो रहे थे या स्थल जो प्राप्त हुए थे वो किस प्रकार मिलते हैं, सिंधु सभ्यता पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी एशिया में थी। अब जो ऋग्वेद है, वैदिक काल है, उसमें आर्यों का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार रहा। तो जो सबसे पहली चीज भारत है, इस भारत के इस तरफ अपन जानते हैं क्या है, अफगानिस्तान। क्या है यहाँ पर, अफगानिस्तान है। और इस वाला जो इधर वाला इलाका है वो किस नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के नाम से। तो शुरुआती जो आर्यों का विस्तार रहा वैदिक काल के अंदर, वो उनका सबसे उत्तरी विस्तार है वो है हिमालय। क्या है, हिमालय पर्वत। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये भी अपन देख सकते हैं कि जो आर्यों की उत्पत्ति है, कि आर्य कहाँ से आए भारत के अंदर या उनका जो मूल स्थान है वो क्या है, उसको लेकर भी बहुत सारे विवादास्पद और उनकी उत्पत्ति को लेकर हमेशा चीज चली कि आर्य है वो कहाँ से आए। कोई कहता है भाई तिब्बत से आए, तो कोई कहता है उत्तरी ध्रुव से आए, तो कोई कहता है मध्य एशिया से आए, कोई कहता है भारत के मूल निवासी थे द्रविड़ के। इन सभी चीजों को लेकर उनकी उत्पत्ति है वो किस प्रकार रही वो भी अपन देखेंगे साथ के साथ यहाँ पर। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आपको पता है एक बहुत फेमस पठार है, उसका नाम है तिब्बत का पठार। क्या नाम है उसका, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार को लेकर जो मूल आर्यों का स्थान बताया है कि भाई मूल आर्य जो है वो कहाँ के हैं, तिब्बत के हैं। तो ये जो तिब्बत के आर्यों वाली बात बताई थी वो थे दयानंद सरस्वती। वो कौन है, दयानंद सरस्वती। इन्होंने किस आधार पे बोला कि भाई आर्य हैं वो तिब्बत के हैं। इन्होंने कहा कि तिब्बत है वो ठंडा इलाका है, बर्फ रहता है। अब ठंड ज्यादा होगी तो अपने को गर्मी चाहिए, तो अपन गर्मी के लिए क्या कर सकते हैं, सब करेंगे। सर्दियों में सब अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, तो ठंड से बचने का क्या जरिया है। तो इन्होंने कहा कि भाई तिब्बत के अंदर ठंड से बचाओ, सर्दी से बचाओ, इसके लिए क्या किया जाता है, अग्नि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है, अग्नि जलाई जाती है। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई जो वेद हैं, इन वेदों के अंदर अग्नि का अनेक बार उल्लेख किया गया है, अग्नि को वहां पर पवित्र माना गया है। तो इन्होंने कहा है कि जो अग्नि का साक्ष्य है वो आर्यों के स्थान के साथ समक्ष देखा जा सकता है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो आर्यों का मूल स्थान है वो क्या है, तिब्बत का पठार है। तो सबसे उत्तरी जो आर्यों का विस्तार था वो कहाँ पे था, हिमालय पर्वत श्रृंखला में था। अब इसके दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में लास्ट में विंध्यन पर्वतमाला, यहां से आगे आर्य कभी नहीं चले। लास्ट उनका स्थान था वो कौन सा था, विंध्यन पर्वतमाला। अब इनका पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार। अब पश्चिमी विस्तार में सबसे पहली चीज जो आती है वो है आर्यों का मूल स्थान या उनका केंद्रीय स्थान है वो कहां पे है। तो आर्यों का केंद्रीय स्थान जो माना गया वो था सरस्वती और उसकी एक सहायक नदी है, सरस्वती की सहायक, उसका नाम है दृशद्वती। इन दोनों नदियों के, सरस्वती और दृशद्वती नदी के जो बीच का भाग है उसे इन्होंने कहा था ब्रह्मव्रत। ये जो इलाका है सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच का, इसे इन्होंने कहा था ब्रह्मव्रत। क्या नाम दिया इन्होंने, ब्रह्मव्रत। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो आर्यों का मूल स्थान रहा वो किसके बीच था, सरस्वती और दशदती नदी के बीच का।
सिंधु सभ्यता के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अधिकांश जो सिंधु सभ्यता बसी हुई थी वो किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के। किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के। अब सिंधु नदी से चलते हुए आर्य आगे की ओर आए और उनका स्थान अब कहाँ हो गया? सरस्वती और दसदती के किनारे के बीच। इन्होंने किस नाम से जाना इसे? ब्रह्मव्रत। क्या नाम दे दिया इसको? ब्रह्मव्रत। तो जो ऋग्वैदिक काल है, कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। अब इस ऋग्वैदिक काल के अंदर इनका मूल स्थान, या जिसे अपन कहते हैं केंद्रीय स्थान, वो किस नाम से जाना गया? ब्रह्मव्रत के नाम से। ये ब्रह्मव्रत क्या था? सरस्वती और दसदती नदी के बीच का क्षेत्र। अब उसके अलावा उनका जो विस्तार है ऋग्वैदिक काल में, वो कहां से कहां तक है? अब ऋग्वैदिक काल के अंदर अगर बात करें अपन, जो भारत के पंजाब का जो क्षेत्र है, अभी अपन ने देखा था मूल स्थान क्या था इनका? ब्रह्मव्रत के आसपास का क्षेत्र। अब उसके अलावा इधर कौन सा हिस्सा है? अफगानिस्तान। और इस तरफ है पाकिस्तान। और यहाँ अपना ये पंजाब का क्षेत्र जहां से सिंधु और उसकी सहायक नदियां चलती है, सिंधु। उसके बाद यहाँ से आगे अगर देखें अपन, उसकी ये तो हो गई सिंधु। इसके बाद की जो नदियां हैं, उसकी 5 सहायक नदियां। सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 उसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की। ये सारा इलाका क्या है? वर्तमान का पंजाब है। अब उस वक्त का देखो, एक तो हो गई सिंधु। ब्रह्मव्रत में अभी क्या पढ़ा था कि ब्रह्मव्रत के अंदर कौन कौन सी नदियां थी? तो बात की थी ब्रह्मव्रत के अंदर यहाँ से जो नदी है मुख्य रूप से 2, एक तो थी सरस्वती और नीचे थी दृष्टवती नदी। अब अब बात कर रहे हैं अपन वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल के अंदर। तो सबसे पहली कौन सी है? सिंधु एक, ये हो गई उसकी 5। और एक है मुख्य नदी, कौन सी है? सरस्वती। टोटल कितनी नदियां हो गई? 7। टोटल कितनी हो गई? 7 नदियां। तो इस पूरे इलाके को जो 7 नदियों के दोआब में था, इसे इन्होंने कहा सप्त सिंधु। क्या नाम दे दिया इनको? सप्त सिंधु प्रदेश। तो जो ऋग्वैदिक काल है, उस ऋग्वैदिक काल के अंदर जो आर्यों का विस्तार था वो इस सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर रहा था। अब इस सप्त सिंधु प्रदेश के अलावा उनका विस्तार जो पूरे वैदिक काल के अंदर माना गया, अभी उत्तर में अपन ने पढ़ा था कहाँ था? हिमालय। नीचे कौन सा है? विंध्यन पर्वतमाला। अब ऋग्वैदिक काल के बाद धीरे धीरे आर्यों ने क्या किया? अपना स्थान जो है, अब आर्य अभी तक तो क्या है, सरस्वती और दसदती नदी के बीच में थे। अब आर्यों ने यहाँ से अपना स्थान धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आर्य जो सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे थे, यहाँ से वो आगे चलकर जो मध्य गंगा घाटी का अपना भूभाग है, जो भारत के बीच का इलाका जो था, धीरे धीरे मध्य गंगा घाटी की ओर आगे बढ़े। कहाँ बढ़े आगे? मध्य गंगा घाटी में। तो महाजनपद काल आते आते आपने देखा होगा कि सारे जो जनपद हैं वो अपने को कहाँ मिल लेते? महाजनपद, इसमें मध्य गंगा घाटी के भूभाग के अंदर मिले थे। तो इनका जो पूर्व विस्तार है, पूर्व के अंदर कहाँ तक चले, इसको लेकर अभी एक पीछे साहित्य में एक चीज पढ़ी थी कि जो ब्राह्मण थे वो क्या थे? गद्य में लिखे गए और गाथाएं थी। तो वहां एक कहानी आती है विदय माधव की। विदय जो थे वो एक जनपद का नाम है। वहां एक राजा हुए माधव। क्या नाम है उनका? माधव। बहुत पराक्रमी राजा हुए। वो अपने पुरोहित के साथ अग्नि जो है उसको अपने मुख में धारण किए हुए थे और वहां से पूर्व की ओर निकल पड़े। मध्य गंगा घाटी के अंदर विदय जो राज्य था उस वक्त स्थित था। अब वो वहां से चले आगे की ओर और चलते चलते सदा नीरा जो उस वक्त आज की गंडक नदी है, कौन सी?
सदा नीरा, आज उसे कहते हैं गंडक नदी। वहां पर आकर रुकते हैं और अग्नि को पूछते हैं कि ये बताओ कि मेरा जो स्थान है या जो मेरा स्थल है वो कहाँ है, मैं कहाँ जाकर रुकूं। तो फिर अग्नि उसे कहती है, अभी पढ़ा था ना कि अग्नि पवित्र है, तो अग्नि जो उन्हें बताती है कि जो सदा नीरा गंडक नदी है उसके पूर्व के अंदर आपका स्थान है। तो फिर विदेह जो माधव है उन्होंने वहां पर एक नए राज्य की या उसके जो साम्राज्य है उसकी स्थापना कर दी, जिसे किस नाम से जाना गया था, विदेह के नाम से जाना गया था। तो उनका जो पूर्वी विस्तार था वो कहाँ तक था, सदा नीरा नदी तक। कहाँ तक था, सदा नीरा, या जिसे कहते हैं गंडक नदी। इस गंडक नदी के किनारे तक पूर्वी में आर्य आ गए थे वैदिक काल के अंदर। अब इसके पश्चिम में समुद्र समुद्र की ओर बताते हैं कि भाई जो इस तरफ अपना अरब सागर है, उस अरब सागर का पाकिस्तान वाला जो इलाका है पश्चिमी समुद्र के द्वारा, पश्चिम में समुद्र तक, यहाँ तक पूरा आर्यों का भौगोलिक विस्तार रहा था। इस पूरे भूखंड को उन्होंने नाम दे दिया था आर्यावर्त। क्या नाम दे दिया उसको, आर्यावर्त। पूरे भूभाग को, कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, पश्चिम के समुद्र से लेकर पूर्वी समुद्र तक, जो सदा नीरा गंडक नदी के आसपास का जो इलाका था उस नदी के क्षेत्र तक इनका जो पूरा विस्तार था उसे किस नाम से जाना गया, आर्यावर्त के नाम से जाना गया था। तो तीन चीजें यहाँ इंपोर्टेंट आई थी। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज थी, एक शब्द आता है ब्रह्मव्रत, दूसरा आता है सप्त सिंधु, और तीसरा जो आता है वो है आर्यावर्त। ये तीन भूखंड जो है वो अलग अलग क्षेत्रों को प्रदर्शित करते थे। इस ब्रह्मव्रत है वो कौन सी दो नदियों के बीच है, तो सरस्वती और दसदती नदी के बीच था। सप्त सिंधु है वो क्या था, कि 5 पंजाब की जो पंचनद है वो सिंधु और सरस्वती नदी के बीच। और आर्यावर्त है वो क्या है, कि हिमालय उत्तर में, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में समुद्र और पूर्व में जो गंडक नदी है, पूर्वी समुद्र तक का भूभाग है वो पूरा का पूरा आर्यावर्त कहलाता था। तो ये सारा क्षेत्र आर्यों की मूल भूमि या उनका भौगोलिक विस्तार बताता है अपने को। अब जो आगे चीज आती है, यहाँ एक कुछ प्राचीन जो नदियां हैं उनके, वर्तमान की नदियां हैं उनके अलग अलग नाम थे, कि भाई झेलम का नाम क्या है, चेनाब का नाम क्या है, रावी का नाम क्या था, व्यास क्या है, और सतलज नदी है उसका नाम क्या था। अब इन नदियों के एक बार नाम खंड है वो देख लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या, प्राचीनतम नदियां जो है उनके नाम क्या रहे। प्राचीन नाम नदियों के, जो फेमस नदियां थी वो किस नाम से जानी गई थी। तो सबसे पहली जो नदी है सदा नीरा, उसे किस नाम से जानते हैं, गंडक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंडक के नाम से जाना जाता है। अब जो 5 नदियां पंजाब की है, सबसे पहली नदी कौन सी है, वर्तमान में एक बार नाम लिखते हैं कि उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहली क्या है, झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद अगला रावी, उसके बाद व्यास, और फिर सतलज। ये 5 नदियां थी उस वक्त पंजाब की। इनके प्राचीन नाम क्या रहे, तो देखो सतलज, सत शब्द आया है तो इससे इसका नाम बना हुआ था सतुद्री। क्या नाम है इसका, सतुद्री। सत्य से याद रख सकते हो आसानी से, सतलज का तो शत्रुद्री। अगला है व्यास, तो व्यास से था विपाशा। व्यास का क्या नाम था, विपाशा। उसके बाद जो अगली है रावी, रावी का नाम था परसुनी। उसके बाद अगला है चेनाब, तो चेनाब का उस वक्त नाम था स्किनी। और फिर बची झेलम, तो जो झेलम नदी है उसका नाम उस वक्त था वितस्ता। क्या नाम है उसका, वितस्ता। तो ये जो 5 प्रसिद्ध नदियां थी, वितस्ता, झेलम, अस्किनी को चेनाब कहा गया था, परसुनी को रावी कहा गया, विपाशा को व्यास कहा गया, और शतुद्री को सतलज कहा गया था। इसके अलावा जो वैदिक साहित्य है
उसके अंदर कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हुआ है? तो गंगा का भी एक बार उल्लेख हो रखा है, यमुना नदी का भी उल्लेख हो रखा है, सरस्वती नदी तो पड़ी थी, और सबसे जो पवित्र नदी है वैदिक काल की वो कौन सी थी? पवित्र नदी वो है सरस्वती नदी है। जबकि महत्वपूर्ण नदी वो किसे माना गया था? सिंधु नदी को। किसे माना गया था? सिंधु नदी है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस सिंधु नदी को उस वक्त कहा जाता था सिंध। क्या कहा गया उस वक्त? सिंध कहा गया था। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो अपने याद रखनी है। और सवाल हमेशा हर एग्जाम आप देखोगे, चाहे नेट का अपने आरपीसी का जो पहले एग्जाम हुए थे सेकंड ईयर, उसमें एक सवाल इन नदियों के मिलान का हमेशा आता है, फिक्स है ये सवाल। तो इन चीजों को अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि आर्यों की उत्पत्ति, कि आर्य कहाँ से आए या उनका मूल स्थान क्या है? आर्यों की उत्पत्ति। अब देखो उत्पत्ति को लेकर क्या है कि उत्पत्ति जो है उसकी पहचान कैसे की जाए या उसके मूल में क्या है। तो जो सबसे पहली चीज आती है कि अपन दो चीजें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है उनके आधार पर पहचान कर सकते हैं कि उनकी जो मूल स्थान है वो क्या रहा होगा, या उनकी जो कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं उस आधार पर भी अपन बात कर सकते हैं कि वो हो सकते हैं उस स्थान के नागरिक रहे हैं। तो अपनी जो मूल भाषा है, वैदिक काल बात करते हैं अपन। वैदिक काल में जो वैदिक साहित्य लिखा गया, उस वैदिक साहित्य की जो भाषा है वो कैसी थी? संस्कृत भाषा है। कैसी है? संस्कृत भाषा। तो जो इस संस्कृत भाषा है, इसको जो पाश्चात्य विद्वान हुए या जो फॉरेनर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो संस्कृत है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। कि यूरोपीय परिवार में जो लैटिन ग्रीक भाषा है उसकी उसका और संस्कृत का जो उद्भव है वो एक जैसा है, दोनों एक समान भाषाएं है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि अलग अलग स्थानों से, जैसे बताया गया कि भाई मध्य एशिया है, मध्य एशिया के आधार पर भी कहा गया कि आर्य वहां से आए। फिर किसी ने कहा कि तिब्बत से आए, तो किसी ने बताया उत्तरी ध्रुव से आए, तो किसी ने बता दिया कि भाई ये जो है यूरोप से आए हैं। यूरोप के अंदर डैन्यूब नदी या जो हंगरी है उसके आसपास का क्षेत्र है वो इनका मूल स्थान में से एक रहा था कि ये वहां से आ सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने अलग अलग स्थानों पर कि यूरोप से किस प्रकार आए उनकी उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई। तो कुछ जो शब्द थे वैदिक साहित्य के अंदर लिखे गए वो यूरोप के जो साहित्य है वहां से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे ईरान के अंदर जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, जैसे बताया कि भाई ईरान से इनकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी? मध्य एशिया या ईरान का जो क्षेत्र है वहां से हुई। मैक्स मुलर ने कहा था ये ईरान से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? मैक्स मुलर ने। इन्होंने किस आधार पर बताया? तो इन्होंने कहा कि जो अवेस्ता प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है उसकी तुलना उन्होंने की वेदों से, कि वेदों में जो बातें लिखी गई है कुछ वो अवेस्ता से मिलती जुलती है। तो कह दिया कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ईरान से हुई थी या मध्य एशिया से बताई गई थी। अगली उत्पत्ति जो एक सिद्धांत आता है उत्तरी ध्रुव से। कहां से? उत्तरी ध्रुव से। ये जो उत्तरी ध्रुव वाला सिद्धांत है ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। अब ये बाल गंगाधर तिलक ने किस में दिया, किस आधार पे बताया? तो इन्होंने कहा कि जो महाभारत है या वैदिक साहित्य जो लिखे गए उनमें कुछ स्थानों पे अपने को ये चीज प्राप्त होती है कि स्थल जो है वहां पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। तो पृथ्वी पर एकमात्र जो जगह है उत्तरी ध्रुव, वहां पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। उस आधार पे इन्होंने कहा कि आर्य जो है मूल उनका स्थान कहाँ था? उत्तरी ध्रुव था। लेकिन कालांतर के अंदर धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थितियां, उनकी जो जलवायु है उस जलवायु में परिवर्तन हुआ।
उस जलवायु में परिवर्तन के कारण जो आर्य हैं उस स्थान से हटकर आगे बढ़ना शुरू हुए, और वो अपने जो अभी पढ़ा था कि आर्य किस तरह भारत के अंदर आके रहने लगे, उनका भौगोलिक विस्तार जो है वो हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव के अंदर उत्तरी ध्रुव मूल स्थान उन्होंने माना था। किस आधार पर? तो कहा कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात, इस आधार पे उत्तरी ध्रुव उनका मूल स्थान है। जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार की बात किसने बताई? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। किस आधार पे? तो अभी अपन ने देखा ही था कि तिब्बत के पठार में सर्दी की वजह से वहां किसकी पूजा की जाती है? अग्नि की पूजा की जाती है, और अग्नि का उल्लेख वेदों के अंदर अपने को प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने कह दिया कि तिब्बत का पठार है वो आर्यों का मूल स्थान है। उसके बाद जो अगली चीज आती है कि यूरोप से, कि यूरोप में किस प्रकार वहां से इनका उद्भव हुआ था। तो वहां से कुछ शब्द जो अपने को प्राप्त हुए उनके जो साहित्य में, वो शब्द उनकी सिमिलरिटी है उन्होंने कहा बताई? अपने वैदिक साहित्य के अंदर। कि जैसे एक मेसोपोटामिया जो है, हिंदू सभ्यता से पहले अपन ने पढ़ा था, उस यूरोप के प्रवास में एक जो अ, अभिलेख आता है उसमें एक शब्द आता है सूर्य, और जो मरुतेश करके एक शब्द है वहां पर, उस मरुतेश की इन्होंने तुलना की है अपने मारुत जो देवता है उससे, और बताया गया कि सूर्य और जो मारुतश है वो वैदिक काल के अंदर भी प्राप्त होता है, और वहां पे यूरोप के अंदर जो अभिलेख प्राप्त हुए उनको उसमें भी ये चीज मिलती है। उन शब्दों के आधार पर, सिमिलरिटी के आधार पर उन्होंने कहा कि यूरोप से भी जो आर्य है वो आ सकते हैं। दूसरी, यूरोप में जो डैन्यूब नदी घाटी है, उस नदी घाटी के आधार पर उन्होंने कहा कि आर्य डैन्यूब नदी के किनारे से भी आ सकते हैं। कैसे? कि जो आर्यों का मूल पेशा था कि मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, मध्य गंगा घाटी उपजाऊ भूमि है भारत के अंदर सबसे अधिक, ये अपने को पता है। अब इस मध्य गंगा घाटी का जो भूभाग है और जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी भाषा अभी अपन ने पढ़ी थी, संस्कृत है वो लैटिन भाषा का, दोनों की यूरोपीय भारतीय भाषा है, उससे तुलना की उन्होंने। तो कहा कि डैन्यूब नदी घाटी का जो क्षेत्र है और मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, इन दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां और वहां की विशेषताएं दोनों सिमिलर है। तो कहा गया कि ये डैन्यूब नदी घाटी से भी इनका उद्भव हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये की गई कि आर्य जो है वो अलग अलग स्थलों से भारत की ओर आते हैं। अब यहां तक जो अपन ने पढ़ा था वो 3-4 चीजें पढ़ ली। एक तो पढ़ा था कि भाई वैदिक जो कालखंड है वो क्या है, वैदिक कालखंड पढ़ा। उसके बाद जो अगली चीज पढ़ ली वो था कि इनका उत्पत्ति है वो किस प्रकार होती है या कहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी गई। उसके अलावा क्या चीज पढ़ी? तो इनका भौगोलिक विस्तार देखा, इनका भौगोलिक विस्तार है वो किस प्रकार रहा है। अब जो अगली चीज आएगी अपने सामने वैदिक कालखंड की, कि अब अगली क्लास जो अपन लेंगे उसके अंदर वैदिक कालखंड का एक तो पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन, कि वैदिक काल का जो समाज है उसकी राजनीतिक विशेषताएं क्या रही, उसकी सामाजिक विशेषताएं क्या रही, उनकी आर्थिक विशेषताएं क्या रही। तो ये सारी चीजें वैदिक कालखंड की अपन अगली क्लास में देखते हैं। तब तक एक बार अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।